यस। सो हाय एवरीवन, इस वीडियो में मैं आपको टॉपिक नंबर 6, 7, 8 ये 3 टॉपिक रिवाइज करवाने वाला हूँ। इसके पहले के जितने भी टॉपिक्स हैं उसका ऑलरेडी मैंने रिवीजन वीडियो अपलोड किया हुआ है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वन मोर थिंग, अगर आपको ये PDF नोट्स चाहिए, ठीक है जी, फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप जो है इसको डाउनलोड कर सकते हो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। बेसिकली व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहाँ पे आप जाके अगर आप चाहो तो ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे आपको ये PDF नोट्स वगैरह मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। ओके, तो आइए टॉपिक नंबर 6 विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 6, 7, 8 ये तीनों टॉपिक इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये आपको चैप्टर नंबर 3 और 4 दोनों में काम करेगा, हेल्प करेगा। और जो बड़े वाले क्वेश्चन से लॉन्ग क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं, ठीक है जी, वो चैप्टर नंबर 4 से वहाँ पे भी हेल्प करता है। और जो चैप्टर नंबर 3 है छोटा सा, उसमें भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, उसमें भी ये हेल्प करेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट एंड डेप्रिसिएशन। सर व्हाट इज ग्रॉस इन्वेस्टमेंट? देखो जी, अगर मान लो एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं। मान लो अगर आपने 4 व्हीलर 10 लाख रुपए में खरीदा, ठीक है, 4 व्हीलर आपने 10 लाख रुपए में खरीदा। मान लो आपने 2022 में खरीदा, 2022 3 साल पहले, ठीक है, जब नया 4 व्हीलर आपने 10 लाख में खरीदा तो उसे हम बोलते हैं ग्रॉस वैल्यू। ठीक है, उसकी कार की वैल्यू कितनी है? ग्रॉस वैल्यू 10 लाख रुपए। लेकिन आफ्टर 2 ईयर्स और 3 ईयर्स, आज 2025 चल रहा है, तो 3 साल बाद, 2022 में खरीदा, अब 25 है, 3 साल बाद उस कार की वैल्यू 10 लाख रुपए नहीं रहेगी। उस कार की वैल्यू कितनी रहेगी? होगी घट के कुछ ना कुछ हो गया होगा, मान लो 3 लाख रुपए हो गया, ठीक है जी, या मान लो 6 लाख रुपए हो गया, मान लेते हैं 6 लाख रुपए हो गया। आफ्टर 3 ईयर्स उस कार की वैल्यू 6 लाख है, मान लो सपोज, ठीक है। तो जो डिक्रीज हुआ है वैल्यू, ग्रॉस वैल्यू 10 लाख था, आज की डेट में जो वैल्यू है उसे हम बोलते हैं नेट वैल्यू। और इन दोनों के बीच जो डिफरेंस है, 10 लाख और 6 लाख के बीच का डिफरेंस है 4 लाख, दैट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। और जो अकाउंट्स वाले बच्चे हैं, ठीक है, कॉमर्स में जिनके पास अकाउंट्स है, वो लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि सर स्टार्टिंग में जो वैल्यू होती है ग्रॉस वैल्यू और आज की डेट में जो वैल्यू है वो नेट वैल्यू, तो इसके बीच का डिफरेंस डेप्रिसिएशन होता है। ड्यू टू डेप्रिसिएशन वैल्यू है क्या हो जाती है, किसी भी फिक्स एसेट्स की डिक्रीज हो जाती है। ओके, तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट एंड डेप्रिसिएशन ये तीनों रिलेटेड रहते हैं। तो आइए जरा पढ़ लेते हैं। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होता है? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज एडिशन टू द स्टॉक ऑफ कैपिटल बिफोर मेकिंग ऑल अलाउंसेस फॉर डेप्रिसिएशन। कैपिटल स्टॉक्स कंसिस्ट फिक्स एसेट्स एंड अनसोल्ड स्टॉक। तो इसमें दोनों चीजें आती हैं। ओके, नेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है सर? नेट इन्वेस्टमेंट एक्चुअल एडिशन मेड टू द कैपिटल स्टॉक ऑफ एन इकोनॉमी इन गिवन इस टर्म है नेट इन्वेस्टमेंट। तो सिंपल जो आपको बताया वो एग्जांपल याद रख लेना है। अब एक तो चीज़ बता दूं आपको, जो डेप्रिसिएशन होता है ना सर, जो 3 साल के बाद उस कार की वैल्यू 10 लाख से घट के 6 लाख हो गई थी, तो वो ड्यू टू टाइम की वजह से वो 4 लाख की वैल्यू घट गई। इसके अलावा अगर हमने उस कार को यूज़ करा होगा, यूज़ करने से डेंटिंग पेंटिंग हट गई, थोड़े एक्सीडेंट हो गया, इधर से घिस गया उधर से, तो उसकी वजह से भी वैल्यू घट जाती है। और अगर मान लो 2022 में, ठीक है जी, आपने कार को खरीदा, ठीक है, और मान लो उसको बिल्कुल नहीं चलाया, नया का नया वैसे ही आपने लाया और 3 साल तक आपने घर में उसको बंद करके रखा, डेली साफ सफाई आपने किया, तो 2025 में उस कार की वैल्यू 2022 में 10 लाख थी, तो 2025 में अभी भी 10 लाख रहेगी? आंसर इज नो। ड्यू टू टाइम की वजह से भी डेप्रिसिएशन होता है, ठीक है ना। तो चाहे टाइम की वजह से हो, चाहे नॉर्मल वियर एंड टियर की वजह से हो, चाहे आपका एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस की वजह से हो, तो इन सभी की वजह से जो भी फिक्स एसेट्स या यू कैन से जो स्टॉक ऑफ इन्वेस्टमेंट्स है, या यू कैन से जो आपकी एसेट्स हैं, उसके वैल्यू में जो डिक्रीज होती है उसे हम लोग बोलते हैं डेप्रिसिएशन। ओके, तो ग्रॉस वैल्यू, नेट वैल्यू, और ये है आपका रीजन ऑफ डेप्रिसिएशन, और इसी को डेप्रिसिएशन बोलते हैं, डेप्रिसिएशन एंड कैपिटल। वन मोर थिंग, बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, कैपिटल लॉस एंड इन डेप्रिसिएशन, इन दोनों में डिफरेंस होता है। ऑलवेज रिमेंबर, डेप्रिसिएशन जो होता है ड्यू टू दीज रीजंस होता है, इफ्लक्स ऑफ टाइम, ऑब्सोलेंसेज, या फिर नॉर्मल वेयर एंड टियर, या यूज ऑफ दैट एसेट्स। यहाँ पे कुछ फार्मूला ये भी याद रख लेना है। देखो जी, देखो, अगर मैंने बोला 10 लाख का आपका ग्रॉस इन्वेस्टमेंट्स है, या यू कैन से सर ग्रॉस वैल्यू है कार की, और अगर मुझे नेट इन्वेस्टमेंट निकालनी है, तो इसमें हम 4 लाख का जो डेप्रिसिएशन आया उसे घटा दोगे तो 6 लाख। अगर आपको ग्रॉस इन्वेस्टमेंट निकालना है, नेट दिया हुआ है, नेट दिया हुआ है 6 लाख, डेप्रिसिएशन दिया हुआ 4 लाख, तो दोनों को ऐड करोगे तब जाके आपका क्या निकलेगा? 10 लाख। ये एक्चुअली फार्मूला एक ही है, यही आपको काम देता है। सिंपल वर्ड में बोलूँ ना तो आप इस टाइप से याद रख लेना, एक होता है ग्रॉस वैल्यू, ठीक है जी, ग्रॉस वैल्यू, और एक होता है आपका नेट वैल्यू। तो इसे बोलते हो ग्रॉस और इसे बोलते हैं नेट वैल्यू या नेट इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ओके,
ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट। सर ग्रॉस वैल्यू है 10 लाख और नेट इन्वेस्टमेंट आपका 6 लाख आ गया, या नेट वैल्यू 6 लाख, तो इन दोनों के बीच के डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन। तो जब आप ग्रॉस से नेट पे जाते हो तो लेस करते हो डेप्रिसिएशन, और जब आप नेट से ग्रॉस पे जाते हो तो डेप्रिसिएशन ऐड करते हो। अब जो वैल्यू आपका दिया हो आप आसानी से निकाल सकते हो, कोई दो वैल्यू तो आपको दिया होगा। मान लो आपको डेप्रिसिएशन 4 लाख दिया हुआ है और 6 लाख रुपए आपका क्या दिया हुआ है? नेट वैल्यू। तो अगर आपको ग्रॉस वैल्यू निकालना है तो नेट से हम कहाँ पे जाएंगे? ग्रॉस पे, तो प्लस करेंगे डेप्रिसिएशन, तो 6 लाख प्लस 4 लाख का डेप्रिसिएशन, तो आपकी ग्रॉस वैल्यू 10 लाख आ जाएगी। अगर आपको 10 लाख का ग्रॉस वैल्यू दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन 4 लाख है, तो 10 लाख माइनस 4 लाख तो जाके नेट वैल्यू आएगा। अगर आपके पास ग्रॉस वैल्यू है और नेट वैल्यू भी है, ग्रॉस वैल्यू 10 लाख, नेट वैल्यू 6 लाख, तो डेप्रिसिएशन 4 लाख का आ गया। समझ आई बातें? तो इस टाइप से जो मर्जी दे आप परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगा के निकाल सकते हो। ये तीनों एक ही फार्मूला है, कोई अलग अलग नहीं है। अब बात कर रहा था मैं कहाँ पे? डेप्रिसिएशन एज वेल एज कैपिटल लॉस, इन दोनों के बीच का डिफरेंस। दोनों अलग अलग चीजें होती हैं भाई, ध्यान से सुनना। डेप्रिसिएशन क्या होता है? फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स, या यू कैन से एसेट्स ड्यू टू नॉर्मल वेयर एंड टेयर, नॉर्मल यूज ऑफ दैट एसेट्स, या ई फ्लक्स ऑफ टाइम, या ऑब्सोलेंसेस की वजह से जो फिक्स एसेट्स की वैल्यू, या यू कैन से नॉर्मल एसेट्स की वैल्यू में डिक्रीज होती है, उसका हम लोग क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन बोलते हैं। कैपिटल लॉस का मतलब क्या होता है? लॉस इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट ड्यू टू अनफॉरसीन ऑब्सोलेंसेस। मान लो बहुत बड़ा क्या हो गया? नेचुरल क्लैमिटी आ गई, डिजास्टर आ गया, एक्सीडेंट हो गया बहुत बड़ा, ठीक है जी, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा का नुकसान हो जाता है, तो उसे हम लोग बेसिकली बोलते हैं कैपिटल लॉस। नो सच प्रोविजन इज मेड। देखो डेप्रिसिएशन जब भी होता है ना, तो उसके लिए प्रोविजन कंपनी बनाती है। प्रोविजन बनाने का क्या होता है? एक प्रावधान होता है, यू कैन से लॉ होता है। वी नीड टू मेक प्रोविजंस फॉर द पर्पज ऑफ डेप्रिसिएशन। लेकिन जो कैपिटल लॉस होता है उसके लिए कोई भी प्रोविजन नहीं बना सकते और नहीं बनाते हैं। इसके अलावा डेप्रिसिएशन जो है आपके बिजनेस प्रोसेस को हैम्पर नहीं करता है, लेकिन अगर कोई बिजनेस लॉस हो गया तो हैम्पर हो। मान लो भाई क्या हो गया, आपका बिजनेस चल रहा था, आपने गाड़ी लगा रखी थी और अचानक से क्या आ गया? फ्लड आ गया, अर्थक्विक आ गया, गाड़ी क्या हो गई? अर्थक्विक में भाई मलबे के नीचे आके दब गई, तो दैट इज कॉल्ड बिजनेस लॉ, बिजनेस कह रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड कैपिटल लॉस। उसे हम डेप्रिसिएशन नहीं बोलते। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या हो गया? गाड़ी रखी हुई है, मान लो हल्का फुल्का स्क्रैच आ गया थोड़ा बहुत, उसको डेली आप चला रहे हो, ठीक है जी, तो एक दो पार्ट क्या हो गया? टूट के गिर गया, या थोड़ा सा पुराना हो गया, या टाइम की वजह से, तो उसे आप लोग डेप्रिसिएशन बोलते हैं। तो दिस इज बेसिकली व्हाट डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट, और यू कैन से डेप्रिसिएशन, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट में क्या सिमिलरिटीज़ है और क्या इन तीनों में रिलेशनशिप्स है। ओके, तो ये था आपका टॉपिक नंबर 6। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, टॉपिक नंबर 7 है आपका नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना। देखो भाई, देखो एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता दूं, ये है आपका फैक्ट्री, ठीक है, ये है आपका फैक्ट्री, यहाँ से धुआं निकल रहा है, ठीक है, और ये है आपका मार्केट, दिस इज़ योर मार्केट, ओके, और ये है आपकी फैक्ट्री, ठीक है। तो अगर मान लो आप कोई भी प्रोडक्शन बना रहे हो, आपने कोई भी प्रोडक्शंस बनाया और उसकी कीमत आपकी 100 रुपये आ गई। मान लो आपने कोई रजिस्टर्स बनाने का आपका कंपनी है, नोटबुक बनाने का, नोटबुक बनाया, एक नोटबुक आपको बनाने में 100 रुपये लग गए। अब उसको मार्केट में आप कितने में बेचोगे? सर इसमें हम ना प्रॉफिट ऐड कर लेते हैं 120 रुपये, तो मार्केट में हम 120 रुपये में बेचना चाहते हैं, तो 120 रुपये आ गया, ओके। तो फैक्ट्री के बाहर इसमें प्रॉफिट सब लगा दिया 120। अब जब ये 120 रुपये में मार्केट में बेचने जाएंगे ना, तो बगल में गवर्नमेंट का एक बंदा खड़ा हुआ है, आप ये एज्यूम कर लेना, समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। गवर्नमेंट का बंदा है, वो कह रहा भाई 120 रुपये का क्या बनाया तूने? रजिस्टर बनाया, सामान बनाया, चल इस पर मेरे को जीएसटी दे दे। एग्जैक्ट एग्जाम्पल जीएसटी दे दे। जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स होता है, जो कि आपके कोई भी चीज़ बनाओगे, प्रोड्यूस करोगे या कोई भी चीज़ बेचोगे, सर्विसेज दोगे, तो उस पर जीएसटी लगता है, ठीक है। कुछ आइटम है ऐसे जिस पे नहीं लगता है, बट मोस्ट प्रॉब्ली 99% आइटम्स पे जीएसटी लगता है। और जीएसटी इज एन एग्जांपल ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, जो कि आपको चैप्टर नंबर 10 आएगा, गवर्नमेंट बजट वाला, ठीक है, वहाँ पे आपको पढ़ना होता है। एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर जीएसटी आती है, ठीक है जी। तो हम यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्स की बात कर रहे हैं, तभी जाके यहाँ पे नेट इनडायरेक्ट टैक्स लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? नेट इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब है सिर्फ और सिर्फ हम इनडायरेक्ट टैक्स की बात करेंगे। और नेट इसलिए है क्योंकि कई बार गवर्नमेंट आपको सब्सिडी देती है, तो उस सब्सिडी को अगर आप लेस कर लोगे, सब्ट्रैक्ट कर लोगे इनडायरेक्ट टैक्सेस में, तो जाके आपका नेट इनडायरेक्ट टैक्स आता है। तो यहाँ पे आ जाते हैं। तो जैसे ही उसने जीएसटी बोला, तो इसने कहा भाई 18% का जीएसटी दे दे। नॉर्मली गुड्स पे 18% जीएसटी है, तो 120 रुपये में 18% निकाल लो। सर 120 रुपये का 18% निकाल लो, 18%, तो अरे इंटू करना था, डिवाइड बाय 100, तो 18% निकालोगे तो 21 रुपये 60 पैसे, 21 रुपये 60 पैसे, ठीक है जी। तो इसमें वो ऐड कर दोगे तो मार्केट में आते आते 146.60, ठीक है, समझाने के लिए बोल दिया। अब मान लो इसको राउंड फिगर लेना है ना, तो राउंड फिगर मान लो भाई 120 रुपये है और साथ में आपका जीएसटी आ गया कितने रुपीज़ का? मान लो जीएसटी इस पे गवर्नमेंट ने आपको जीएसटी ले लिया कितने? 30 रुपये का। तो मार्केट में इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 150 रुपये वैल्यू हो गई। मार्केट में इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 150 रुपये। क्यों? बिकॉज ऑफ जीएसटी। तो जीएसटी इज एन इनडायरेक्ट टैक्सेस। अच्छा, कई बार गवर्नमेंट ना आपको कुछ सब्सिडीज भी देती है कई लोगों को। अगर एग्जाम्पल के तौर पर बोलूँ तो भाई इलेक्ट्रिसिटी पे सब्सिडी मिलती है,
अगर आप क्या करोगे, इलेक्ट्रिसिटी के अलावा जैसे एलपीजी का सिलेंडर लेते हो तो उस पर सब्सिडी, पहले आपने मान लो एलपीजी सिलेंडर के लिए 1000 रुपये पे कर दिए, फिर बाद में आपके अकाउंट के खाते में 50 रुपये या 100 रुपये उसने सब्सिडी दे दिया। 1000 रुपये आपने दिया एलपीजी सिलेंडर के लिए, फिर गवर्नमेंट ने आपके खाते में एज अ सब्सिडी 100 रुपये आपको सब्सिडी दे दिया, तो आपके लिए कितना वो कॉस्ट पड़ा, तो आपके लिए पड़ा 1000 माइनस 50 रुपीज़ 900। तो उसी टाइप से जीएसटी मान लो गवर्नमेंट ने आपसे लिया 30 रुपये, और कई बार कुछ कुछ सामान पे उसने मान लो सब्सिडी दे दिया 10 रुपये का, तो आपके लिए नेट कितना पड़ा, 30 माइनस 10 20 रुपये का। तो दिस इज कॉल्ड नेट इनडायरेक्ट टैक्स, दैट्स इट। तो इनडायरेक्ट टैक्स में जब आप सब्सिडी माइनस करते हो, सर क्या करते हो, इनडायरेक्ट टैक्स में जब सब्सिडी माइनस करते हो तो वो आपका आता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अब यहाँ पे ध्यान से सुनना, दोबारा से इस एग्जाम्पल को हटा देता हूँ, अब दोबारा से सुनना। सर ये जो आपका फैक्ट्री था, ये हमारा फैक्ट्री, हम गुड्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं, और ये अपना मार्केट है, मान लो ये सीपी का मार्केट है, कनॉट प्लेस मार्केट। अब मैंने क्या किया, 120 रुपये में गुड्स बना के रेडी कर लिया, इसमें प्रॉफिट सब इंक्लूड है भाई साहब, ओके। अब जैसे ही मैं मार्केट में ले जाता हूँ तो मेरा 30 माइनस 10 20 रुपये का नेट इनडायरेक्ट टैक्स इस पर लग गया। तो मार्केट में जाते जाते इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 40 रुपये। तो ये जो 20 रुपये है ना, जो 20 रुपये ये नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस है। अब ध्यान से देखो, जब ये फैक्ट्री में बन के तैयार है, रेडी है, इसमें प्रॉफिट सब इंक्लूड कर लिया, तो इसे हम बोलते हैं फैक्ट्री कॉस्ट, एफसी, फैक्टर कॉस्ट ऑल्सो नोन एज फैक्ट्री कॉस्ट। और जो मार्केट में 140 रुपये, इसे बोलते हैं मार्केट प्राइस। तो ध्यान से देखना जरा, ये प्लस माइनस वाला कंसेप्ट समझा रहा हूँ, आगे भी समझाएंगे, आगे के चैप्टर में काम आएगा। अगर ये फैक्ट्री कॉस्ट है और अगर ये मार्केट प्राइस है, फैक्ट्री कॉस्ट है मार्केट प्राइस, सर मार्केट प्राइस ऊपर लिख लो। अगर मैंने मार्केट प्राइस लिख लिया और अगर मैंने फैक्ट्री कॉस्ट लिख लिया, मार्केट प्राइस फैक्ट्री कॉस्ट, तो सर मार्केट प्राइस से फैक्ट्री कॉस्ट जब जाएंगे, मार्केट प्राइस 140 है, मार्केट प्राइस में जीएसटी और ये सारी चीज़ें एडेड रहती है, एनआईटी, तो हमें माइनस करना पड़ता है एनआईटी। और जब हम फैक्ट्री कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाते हैं तो फैक्ट्री कॉस्ट मतलब 120 रुपये, ठीक है जी, और नेट इनडायरेक्ट टैक्स हमारा 20 रुपये लगा है, तो एनआईटी को ऐड करना पड़ता है फॉर द पर्पज ऑफ मार्केट प्राइस। तो फैक्ट्री से जब मार्केट प्राइस पे जाते हैं तो एनआईटी को ऐड करते हैं, और जब मार्केट प्राइस से फैक्ट्री कॉस्ट पे जाते हैं या फैक्टर कॉस्ट पे जाते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, एनआईटी को सब्सट्रैक्ट करना होता है। तो ये प्लस माइनस वाला फार्मूला आपको आगे के चैप्टर में काम आएगा, इसलिए बता दिया। तो यही डिफरेंस है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन इनडायरेक्ट टैक्स एंड सब्सिडीज। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, बेसिकली क्या होता है, गवर्नमेंट आपसे चार्ज करती है ऑन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज या फिर एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे, तो उसे हम नेट इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं, एग्जांपल के तौर पे जीएसटी। और सब्सिडीज क्या होता है, सब्सिडीज कई बार गवर्नमेंट जो है कुछ असिस्टेंस देती है, इकोनॉमिक असिस्टेंस देती है फॉर्म्स को या हाउस होल्ड को, तो फॉर द पर्पज ऑफ वेलफेयर। तो जैसे एलपीजी के सिलेंडर पे सब्सिडीज मिलता है तो उसे आप सब्सिडी बोलते हो। फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट, जो फैक्ट्री के प्रोडक्शंस वाला जो कॉस्ट होता है, फैक्ट्री से बाहर जैसे हम उसको लाके सब चीज़ बना के तैयार कर दिया, उसमें प्रॉफिट जोड़ दिया, तो उतने तक की कॉस्ट को फैक्ट्री कॉस्ट बोलते हैं। और मार्केट में जो प्राइस होती है, एक्चुअली में जो बिकता है, उसे हम मार्केट प्राइस बोलते हैं। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इक्वल्स टू क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। और अगर नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या करना हो आपको, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट दिया हो, तो भी आप नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इन दोनों का डिफरेंस निकाल सकते हो। एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ऑलवेज रिमेंबर, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का मतलब क्या होता है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। नेट का मतलब क्या होता है, फ्रॉम में से टू माइनस कर दो, फ्रॉम में से टू माइनस कर दो। अब फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड अगर मैं बोलूँ ना, तो सिंपल वर्ड में आप याद रख लो, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का मतलब होता है एक्सपोर्ट करा, उससे जो भी आपकी इनकम आई, ठीक है जी। और जब आप इंपोर्ट करते हो तो आपको पैसे पेमेंट करने होते हैं, एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स। एक्सपोर्ट्स करोगे आप दूसरे देश में ना, तो आपको पैसे आएगा, दैट्स कॉल्ड फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और अगर आप इंपोर्ट करोगे तो आपको पैसे देने हैं, दैट्स कॉल्ड व्हाट, दैट्स कॉल्ड फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। इन दोनों का नेट कर दिया तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और ये किसके लिए काम होता है, मान लो ये इंडिया है, ठीक है, इंडिया ने श्रीलंका में भी क्या करना है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना है, ठीक है, सिंपल समझने के लिए। तो फैक्टर इनकम टू अब्रॉड भी होगा, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो इंडिया की जो इनकम कमाई हमने, उसे हम बोलते हैं डोमेस्टिक इनकम। और मान लो जी 1000 रुपये डोमेस्टिक इनकम है, ओके, और हमने एक्सपोर्ट करा है कितने का, 200 का, और इंपोर्ट करा है कितने का, मान लो 50 रुपये का। तो ये नेट एक्सपोर्ट, या इसको एक्सपोर्ट इंपोर्ट ना कह के फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 200 रुपये कमाया, फैक्टर इनकम ये आ गया आपका फ्रॉम से 200 रुपये, और टू अब्रॉड है 50 रुपये। तो इन दोनों का नेट कर दिया तो 150 रुपये NFIA आ गया। NFIA विदेशों वगैरह सभी ये एग्जाम्पल के लिए सिर्फ श्रीलंका लिया है, बाकी सब देश इंडिया के अलावा जितने भी देश है सबका जोड़ के फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो इससे आपका नेट आया 150, ठीक है, करोड़ में, लैक्स में, जो मर्जी मान लो, ओके। तो 1000 में जब आप ये नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड कर देते हो, तब जाके आपका नेशनल इनकम आ जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे याद रख लेना, ऊपर में अगर आपने नेशनल इनकम लिख लिया है, नीचे में मैंने डोमेस्टिक लिख दिया, ठीक है जी, डोमेस्टिक और नेशनल। तो नेशनल से जब आप डोमेस्टिक पे आते हो तो आपको माइनस करना है NFIA,
ठीक है जी। और डोमेस्टिक से नेशनल पे जाते होता है सर, डोमेस्टिक इनकम 1000 रुपये, अगर मुझे नेशनल इनकम निकालना है तो 8.5 कर दो, 1000 प्लस 150, तो 150 रुपये आपका NFI है, 150 रुपये आपने ऐड करा 1000 रुपये में, तो नेशनल आपकी 1150 रुपये नेशनल इनकम आ गई। और अगर नेशनल इनकम 1150 रुपये दिया हुआ है, NFI आपका दिया हुआ 150, तो इसमें आप लेस करोगे तब जाके डोमेस्टिक इनकम आएगा। तो दिस इज द बेसिकली व्हाट फार्मूला ऑफ NFI कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसके अलावा एक और याद रख लेना, एक दो क्वेश्चन ऐसा होगा जिसमें ये 3 आइटम दिया होगा, नेट कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज, नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप एंड नेट रिटेन्स अर्निंग। तो जब आप इन 3 चीज़ों को भी ऐड करते हो तो इससे भी क्या होता है, NFI आता है, बिकॉज दीज 3 आइटम्स आर नोन एज कॉम्पोनेंट्स ऑफ NFIA। तो NFIA के ये 3 कंपोनेंट भी होते हैं, तो इन 3 को ऐड भी करेंगे तो भी NFI आता है, या NFI इक्वल्स टू फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया बट कोई बात नहीं, इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने सारे लास्ट के 3 टॉपिक कंप्लीट कर लिया, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आगे के चैप्टर्स के लिए। इसके नीचे मैंने बहुत सारे क्वेश्चन दे दिए, ये ऑल क्वेश्चंस बेसिकली ये पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस है, ठीक है। इसमें कई बार ये आया हुआ ये सारे, तो ये सब क्वेश्चंस आप देख सकते हो, बना सकते हो। करंट ट्रांसफर किसे कहते हैं, कैपिटल गुड्स, कंजम्पशन गुड्स, कैपिटल गुड्स क्या होता है, सब्सिडीज क्या होती है, डिफाइन द रेसिडेंट, इसके अलावा ऐड प्लस वाले, ठीक है जी, किसे हम इंटरमीडिएट गुड्स कहेंगे, किसे हम फाइनल गुड्स कहेंगे, आप आइडेंटिफाई करो, क्लासीफाई करो, ठीक है जी। इसके अलावा डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया में किसको किसको कंसिडर किया जाता है, ये वाला बड़ा ही इंपॉर्टेंट रहता है। फिर उसके अलावा आइडेंटिफाई करो नॉन रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री, किसको हम बोलते हैं, किसको नहीं। ये ऑल जो क्वेश्चन नीचे मैंने लिखे हुए सारे पास्ट के एग्जाम्स में ऑलरेडी आए हुए क्वेश्चन है CBSE के बोर्ड एग्जाम में, ओके। तो इन सब क्वेश्चंस को जरूर एक बार देख लेना, बाकी और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है, ठीक है, उसे भी आप कर सकते हो सॉल्व। तो इस वाले वीडियो के लिए इतना ही, ओके, बाय बाय, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू जिन लोग का एग्जाम है या यूनिट टेस्ट है या सेकेंड एग्जाम है या प्री बोर्ड जो भी आने वाले। इसके अलावा जिन लोग को ये PDF चाहिए, मैंने पहले बता दिया, नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक है, वहाँ पे आप चाहो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप चाहो तो ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहाँ पे अपनी क्वेरीज पूछ सकते हो, कोई भी डाउट्स होगा वो पूछ सकते हो, और ये नोट्स आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हो। बाकी जिन लोग को ये वीडियो अच्छा लग रहा है, ठीक है, रिविजन वीडियो, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, और सब्सक्राइब करना है तो आप कर सकते हो, ठीक है जी। इससे मेरे को मोटिवेशन मिलती है, तो मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ आपके लिए बना के लाऊंगा, करेक्ट। ओके, बाय बाय, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।